System Must Answer with Ravi Prakash। मान लीजिए कोई इंसान किसी बड़े सरकारी ऑफिस या किसी बैंक की लाइन में खड़ा है। उसने अपने सारे कागज तैयार रखे हैं, सारे नियमों का पालन किया है, लेकिन जब वो उस कांच की खिड़की के सामने पहुंचता है ना, तो अंदर बैठा अधिकारी उसकी तरफ देखता तक नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो बस अपनी फाइल पलटता रहता है। बिल्कुल, वो फाइल पलटते हुए बस कह देता है कि लंच के बाद आना या कल आना। और उस एक पल में उस इंसान के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथों में पसीना आने लगता है और मतलब एक अजीब सी बेबसी महसूस होती है। मैं यही सोच रहा था कि एक ऐसा सिस्टम जिसे इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था, वो अचानक ऐसा व्यवहार क्यों करने लगता है जैसे सामने खड़ा व्यक्ति को इंसान है ही नहीं। देखिए, ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम में से शायद ही कोई बचा हो। हर किसी ने ये झेला है। और ये सिर्फ एक रुकी हुई फाइल का मामला नहीं है। मतलब ये असल में मनोवैज्ञानिक तौर पर इंसान को अंदर से तोड़ना शुरू कर देता है। वाकई ये अंदर तक असर करता है। हाँ, जब कोई इंसान बार बार इस तरह की उदासीनता झेलता है ना, तो उसे लगने लगता है कि शायद गलती उसी में है या फिर उसकी कोई अहमियत ही नहीं है सिस्टम के सामने। और यही बात इस पूरी स्थिति को एक इतनी दिलचस्प और डरावनी भी बनाती है। आज के इस गहन चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के एक छात्र रवि प्रकाश तिवारी के कुछ लेख और उनकी वेबसाइट के नोट्स हैं, जिन्होंने कुछ बहुत ही अनोखे तरीके निकाले हैं समस्या से निपटने के। बिल्कुल, और उनकी सबसे खास बात यह है कि उन्होंने मनोविज्ञान को सिर्फ उस क्लिनिक या थेरेपी रूम तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया है। हाँ, मतलब एक ऐसा टूल किट जो किसी भी आम इंसान को इस विशाल और भावनाहीन सिस्टम के सामने खड़ा होना सिखाता है। सही कहा, मनोविज्ञान का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी स्तर का उपयोग है। अक्सर हम लोग साइकोलॉजी को बस डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी चीजों के इलाज के तौर पर देखते हैं, है ना? बिल्कुल, हमेशा बीमारी से जोड़कर देखा जाता है। हाँ, लेकिन ये जो रवि का काम है, ये दिखाता है कि कैसे हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाइयों में कर सकते हैं। खासकर तब जब हम सत्ता और अधिकार के एक ऐसे ढांचे के सामने खड़े हों जो हमें नजरअंदाज करने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर हम इस बात की बिल्कुल जड़ में जाएं, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है मेरे दिमाग में। क्या सिस्टम में बैठे ये लोग, मतलब चाहे वो कोई क्लर्क हो, कोई बैंक मैनेजर हो या कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, क्या वे जानबूझकर इतने क्रूर होते हैं? ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है ना। मतलब क्या उन्हें आम लोगों को परेशान करने में मजा आता है? क्योंकि बाहर से देखने पर तो भाई यही लगता है कि वे अपनी सत्ता का या अपनी कुर्सी का घमंड दिखा रहे हैं। देखिए, ये सोचना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग और ज्यादा जटिल है। उनके रिसर्च और जो फ्रेमवर्क उन्होंने तैयार किया है, उसके अनुसार सिस्टम क्रूर होने से ज्यादा उदासीन होता है। उदासीन? मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, मतलब अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझें तो सिस्टम के अंदर बैठे उस अधिकारी के लिए सामने खड़ा इंसान कोई जीता जागता व्यक्ति नहीं है जिसके कोई सपने हैं, भावनाएं हैं या मजबूरियां हैं। उसके लिए वो व्यक्ति सिर्फ एक टास्क है, एक काम है जो बस उसकी डेस्क पर आ गया है। अच्छा, तो मतलब उनके लिए वो रमेश या सुरेश नहीं है जिसकी जिंदगी उस एक सिग्नेचर पे अटकी हुई है। वो सिर्फ फाइल नंबर 420 है। एकदम सही, बस एक फाइल। और इस उदासीनता को एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है जिससे मनोवैज्ञानिक की भाषा में अथॉरिटी बायस कहा जाता है। अथॉरिटी बायस? ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा समाज बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल देता है कि जो भी व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठा है वो हमेशा सही ही होगा। अच्छा हाँ, जो कुर्सी पर है वही बॉस है। बिल्कुल, अगर उस खिड़की के पीछे बैठे किसी क्लॉक ने कह दिया कि ये काम आज नहीं हो सकता, तो 10 में से 9 लोग ये मान लेते हैं कि शायद कोई ऐसा नियम होगा जो उन्हें नहीं पता, और वो चुपचाप लौट जाते हैं। अरे रुकिए, मुझे भी यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझ आ रही है। ये तो बिल्कुल एक एटीएम मशीन की तरह हो गया ना। एटीएम मशीन कैसे? मतलब मान लीजिए कोई इंसान एटीएम में अपना कार्ड डालता है और मशीन पैसे नहीं देती या कार्ड अंदर ही रख लेती है। अब अगर वो इंसान उस मशीन पर गुस्सा करे, उसे पीटने लगे या उसके सामने रोने लगे, तो क्या मशीन उसे पैसे दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी ना, क्योंकि मशीन भावनाओं को समझती ही नहीं है। उसे तो बस ये पता है कि सही बटन दबेंगे तो काम होगा। तो
क्या हम लोग सिस्टम के सामने सिर्फ गलत बटन दबा रहे हैं? ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, बहुत बढ़िया। सिस्टम बिल्कुल उसी एटीएम की तरह है। मशीन को आपकी चिल्लाहट की या रोने की भाषा समझ नहीं आती। जब लोग इस अथॉरिटी बायस का शिकार होते हैं तो वे सिर्फ दो ही चीजें करते हैं। वो दो चीजें क्या हैं? या तो वे पूरी तरह से डरकर हार मान लेते हैं और चुपचाप वापस लौट जाते हैं, या फिर वे हताश होकर ओवर रिएक्ट करते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। मैंने जो रवि के नोट्स पढ़े थे उसमें इस बारे में एक बहुत गहरी बात कही गई थी कि सिस्टम कभी आपको नहीं हराता, बल्कि आपका अपना जो अनियंत्रित दिमाग है वो आपको हराता है। बिल्कुल सही। जब कोई उस एटीएम वाली स्थिति में घबराता है तो उसका दिमाग ओवरथिंकिंग करने लगता है। इंसान गुस्से और डर का शिकार हो जाता है। और सोचिए, जब कोई इंसान किसी अधिकारी पर चिल्लाता है तो वो असल में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अपना काम और खराब कर रहा है, शायद मुद्दा बना लेगा। अरे हाँ, वो कह सकता है कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सिक्योरिटी को बुला सकता है या आपको बदतमीज कहकर हमेशा के लिए आपकी फाइल साइड में रख सकता है। मतलब उसने अपने बचाव के लिए आपकी ही भावनाओं का इस्तेमाल कर लिया। मुझे इस बात से पूरी तरह सहमति नहीं है। मतलब देखिए, ये बात सुनने में तो बहुत तार्किक और अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में क्या शांत रहने से सच में काम होता है? हमने तो अक्सर यही देखा है कि जब तक आप ऑफिस में जाकर थोड़ा हंगामा ना करें, 4 लोगों को इकट्ठा ना कर लें, तब तक मजाल है कोई आपकी बात सुन ले। ये बहुत लोगों को लगता है। तो फिर ये रवि प्रकाश तिवारी का जो मॉडल है वो उस पे क्या कहता है? मतलब अगर गुस्सा भी नहीं करना है और सिर झुकाकर सहना भी नहीं है तो इंसान करे क्या? बीच का रास्ता क्या है? देखिए, हंगामा करने से शायद आपका एक काम उस वक्त उस अधिकारी के डर की वजह से हो जाए, लेकिन अगली बार के लिए आप उस ऑफिस में एक टारगेट बन जाते हैं। वे लोग आपसे छिड़ने लगते हैं। इसके बजाय रवि जिस तरीके की वकालत करते हैं उसे उन्होंने असर्टिवनेस या सामरिक मुखरता कहा है। सामरिक मुखरता, ये थोड़ा भारी शब्द है। मतलब अपनी बात को दृढ़ता से रखना। ये न तो किसी के सामने गिड़गिड़ाना है और न ही बेवजह की आक्रामकता या गुस्सा दिखाना है। तो ये सामरिक मुखरता असल में काम कैसे करते? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि अपनी बात मजबूती से रखो, ये थोड़ा किताबी लगता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे होता है? इसे किताबी न लगने देने के लिए ही तो उन्होंने आई स्टेटमेंट नाम का एक बहुत ही स्पष्ट और साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया है। ये फ्रेमवर्क भावनाओं को पूरी तरह से हटा देता है और सिर्फ तर्क को सामने रखता है। इसके 3 बुनियादी नियम हैं। अच्छा, वो 3 नियम क्या हैं? पहला, अपनी टोन को बिल्कुल शांत रखना। दूसरा, सिर्फ तथ्यों यानी फैक्ट्स पर बात करना। और तीसरा, बात को घुमाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आना। हाँ, मैंने भी उनके लेखों में इस आई स्टेटमेंट के 4 चरणों के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैं अभी भी इसे लेकर थोड़ा संशय में हूँ। क्या आप समझा सकती हैं कि ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर उस जिद्दी क्लर्क के दिमाग में क्या बदलाव लाता है? जरूर, चलिए इस आई स्टेटमेंट के 4 चरणों को एक उदाहरण से समझते हैं और देखते हैं कि ये सामने वाले को निहत्था कैसे कर देता है। मान लीजिए किसी का काम पिछले 5 दिन से रुका हुआ है। आम बात है। हाँ, तो सामान्य तौर पर लोग गुस्से में कहेंगे, आपने मेरा काम क्यों नहीं किया, आप लोग कामचोर हैं। अब देखिए, ये एक सीधा आरोप है जो सामने वाले को तुरंत डिफेंसिव कर देता है। बिल्कुल, वो अपने ढाल उठा लेगा और बचाव में 100 बहाने बनाने लगेगा कि सर्वर डाउन है या साहब नहीं है। एकदम सही। लेकिन आई स्टेटमेंट का जो पहला चरण है वो है स्थिति बताना, वो भी बिना किसी आरोप के। आप सिर्फ इतना कहते हैं, सर मेरा काम पिछले 5 दिन से पेंडिंग है। बस इतना? हाँ, बस इतना। ये एक तथ्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब दूसरे चरण है इसका प्रभाव बताना। आप कहते हैं, इस देरी की वजह से मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओह अच्छा, यहाँ हमने ये नहीं कहा कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं, बल्कि ये कहा कि देरी से परेशानी हो रही है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर है। बहुत सही पकड़ा आपने। आप व्यक्ति पर हमला नहीं कर रहे हैं, आप स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। अब तीसरा चरण आता है कारण बताना। आप कहते हैं, मुझे अगले कदम के लिए इस दस्तावेज की सख्त जरूरत है। मतलब आपने उसे बता दिया कि काम क्यों जरूरी है। हाँ, और चौथा चरण है एक बहुत ही स्पष्ट अनुरोध करना। आप कहते हैं, कृपया इसे आज पूरा करने में मेरी मदद करें। लेकिन फिर वही बात आती, क्या वो क्लर्क ये सब सुनकर सच में बदल जाएगा? मुझे तो लगता है कि वो फिर भी कह सकता है कि जाओ भाई, जो करना है कर लो, अभी नहीं होगा काम। यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। देखिए, जब कोई इंसान गुस्से में होता है ना, तो सिस्टम उसे पागल या अव्यवहारिक
कहकर खारिज कर सकता है। लेकिन जब एक इंसान बिल्कुल शांत स्वर में, बिना किसी आरोप के, अपनी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ तथ्य रखता है, तो सिस्टम के लिए उसे डराना या नजरअंदाज करना लगभग असंभव हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि शांत मुखरता सामने वाले के सारे बहाने छीन लेती है। उस अधिकारी को महसूस होने लगता है कि ये व्यक्ति नियमों को जानता है, ये डरने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये व्यक्ति कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है जिसकी शिकायत सिक्योरिटी से की जा सके। ये स्थिति उस अधिकारी को जवाबदेह होने पर मजबूर कर देती है। वाकई ये बहुत ही शानदार नजरिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस मशीन के सही बटन दबा रहे हैं। आप उसे ये दिखा रहे हैं कि मैं कोई भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं हूं जिसे तुम आसानी से टाल सको, बल्कि मैं एक तार्किक व्यक्ति हूं जिसके पास स्पष्ट सवाल हैं। बिल्कुल, लेकिन रवि इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये सब अकेले कर पाना बहुत डरावना होता है, क्योंकि जब आप असल में उस कांच की खिड़की के सामने खड़े होते हैं तो सारे किताबी सिद्धांत और मनोविज्ञान हवा हो जाते हैं। हाँ, पसीना तो तभी आता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए शायद उन्होंने इसे 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। मैंने उनके पोर्टफोलियो में देखा था। इसके 3 पिलर हैं: आरवी डिस्कशन, मन की समझ और आरवी स्किल्स। हाँ, उन्होंने इसे बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया है। और जब मैं इनके नोट्स पढ़ रहा था तो मुझे आरवी स्किल्स का एक लोगो दिखा। वो बड़ा दिलचस्प था। एक दिमाग है और उस दिमाग के अंदर से एक हरा भरा पौधा निकल रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई आम सा मोटिवेशनल लोगो होगा, लेकिन अब इस पूरी बातचीत के बाद मुझे समझ आ रहा है कि ये लोगो असल में क्या कहना चाह रहा है। वो लोगो उस पूरी वैचारिक क्रांति का प्रतीक है। मतलब दिमाग की मिट्टी से वो डर, तनाव और जो अथॉरिटी बायस के पुराने ख्याल हैं उन्हें उखाड़ फेंकना और वहां शांत मुखरता और नई जागरूकता का एक पौधा लगाना। क्या बात है। हाँ, तो जो पहला पिलर है आरवी डिस्कशन, उसका काम यही है कि वो सिस्टम के माइंडसेट को डिकोड करे। फिर दूसरा पिलर मन की समझ, लोगों को उनके खुद के डर और ओवर थिंकिंग से लड़ना सिखाता है। और अंत में आरवी स्किल्स उन्हें वो कम्युनिकेशन टूल देता है जिसकी मदद से वे सिस्टम से बिना डरे अपनी बात मनवा सकें। लेकिन इन सब में मुझे एक चीज ने बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया। हाँ। वो है उनका मन की समझ मित्र, कम्युनिटी वाला हिस्सा। मेरा सवाल ये है कि जब रवि ने पूरा फ्रेमवर्क दे ही दिया है, सारे नियम बता दिए हैं, आई स्टेटमेंट भी सिखा दिया है, तो फिर उस कम्युनिटी या समुदाय की क्या जरूरत है? लोग खुद जाकर अकेले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका जवाब मनोविज्ञान में छिपा है। दरअसल इंसान का दिमाग अकेलेपन से बहुत डरता है। अकेलेपन से? हाँ, जब कोई अकेला इंसान एक इतने विशाल सरकारी या कॉर्पोरेट ढांचे से टकराता है, तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही बेवकूफ है या सिर्फ उसी के साथ ये अन्याय हो रहा है। ये अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है और कम्युनिटी इसी अकेलेपन को तोड़ती है। अच्छा, तो जब लोग उस कम्युनिटी में छोटे छोटे वीडियो या मैसेज के जरिए अपने अनुभव साझा करते हैं, तो वे असल में एक दूसरे को ये बता रहे होते हैं कि भाई तुम अकेले नहीं हो, हम सब भी इसी नाव में हैं। बिल्कुल सही। और जब एक इंसान ये देखता है कि 100 और लोग भी बिल्कुल उसी क्लर्क, उसी बैंक या उसी सिस्टम से उसी तरह परेशान हैं, तो उसका वो जो अंदर का डर होता है ना, वो अचानक से गायब हो जाता है। रवि के काम में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि एक अकेला इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, वो हताश होकर हार मान लेता है। लेकिन एक कनेक्टेड इंसान जो एक कम्युनिटी का हिस्सा है, वो पावरफुल हो जाता है। उसका फ्रस्ट्रेशन एक सामूहिक जागरूकता में बदल जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है वाकई। और अगर हम ये सोचें कि इस पूरे ढांचे, इस मनोवैज्ञानिक हथियार की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है, तो देखिए, शहर में रहने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले और इंटरनेट पर दिन भर रहने वाले लोगों को तो फिर भी कहीं ना कहीं से जानकारी मिल ही जाती है। लेकिन इसका असली फायदा तो उन लोगों को होना चाहिए ना, जो इस तथाकथित शहरी सिस्टम से मीलों दूर है। और यहीं पर रवि प्रकाश तिवारी की सबसे महत्वाकांक्षी पहल सामने आती है, जिसका नाम है मिशन ग्रामीण आत्मविश्वास। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। उनका पूरा फोकस मुख्य रूप से बिहार के उन ग्रामीण इलाकों पर है जहां ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही डरावने पहाड़ की तरह दिखती है। ये चीज मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगी, क्योंकि गांव के युवाओं के साथ असल दिक्कत ये थोड़ी है कि उनमें टैलेंट नहीं है या वे शहर के बच्चों से कम होशियार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पास सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो है शहरी आत्मविश्वास। ये शहरी आत्मविश्वास बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने। इसका मतलब कोई विशेष ज्ञान होना या बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं है,
इसका सीधा सा मतलब है उस सिस्टम की भाषा और उसके तौर तरीकों से परिचित होना। मतलब उन्हें माहौल से डर लगता है। बिल्कुल। शहर में पला बढ़ा बच्चा किसी बैंक मैनेजर के चेंबर में जाने से नहीं घबराएगा, वो कॉन्फिडेंट रहेगा। लेकिन गांव का बच्चा, भले ही वो पढ़ाई में कितना भी तेज हो, वो उस चेंबर के बाहर खड़े होकर 100 बार सोचेगा। उसे वहां की अंग्रेजी, वहां का एयर कंडीशनर, वहां का पूरा जो माहौल है ना, वो डराता है। और शायद इसी डर को जड़ से खत्म करने के लिए वे स्थानीय स्कूलों और गांवों में ये 3 महीने का फ्री ग्रासरूट डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं इसके 4 मुख्य पहलुओं को देख रहा था नोट्स में, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी इंसान के दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल देना। हाँ, वो एकदम बुनियादी स्तर पर काम कर रहे हैं। इसका जो पहला हिस्सा है कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग। ये कोई नॉर्मल मोटिवेशन स्पीच नहीं है कि बस मन से बोल दिया कि डरो मत। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग का मतलब है वैज्ञानिक तरीके से इंसान के अंदर से उस झिझक को निकालना जो पीढ़ियों से उसके अंदर बैठी हुई है। सही बात है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है एलीट कम्युनिकेशन, जो उन्हें सिखाता है कि बड़े अधिकारियों से स्पष्ट और सटीक बातचीत कैसे करनी है। उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि अंग्रेजी या भारी भरकम शब्दों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी बात को तार्किक ढंग से रखना ही असली कम्युनिकेशन है। और इसका जो तीसरा और चौथा पहलू है ना, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन और सिस्टम हैंडलिंग, ये दोनों तो मुझे लगता है पूरे गेम चेंजर हैं। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वे इन युवाओं को विक्टिम यानी पीड़ित होने की मानसिकता से बाहर निकाल रहे हैं। वे उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हें किसी की दया की जरूरत नहीं है, तो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। ये बदलाव बहुत ही गहरा है। आप खुद सोचिए, जब कोई युवा विक्टिम मानसिकता में होता है तो वो बस यही सोचता रहता है कि सिस्टम खराब है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, दुनिया जालिम है। हाँ, वो बस शिकायत करता रहता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है तो वो सोचता है कि इस सिस्टम के अंदर से मैं अपना रास्ता कैसे निकालूं। और जो चौथा पहलू है सिस्टम हैंडलिंग, वो उन्हें ठीक यही सिखाता है। ये बताता है कि किसी ऑफिस में जाकर कौन सा फॉर्म भरना है, किससे बात करनी है, और उस आई स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कैसे बिना लड़े अपना हक लेना है। ये पूरी प्रक्रिया सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को ऐसे खेल के नियम सिखा दिए गए हों जिसे वे अब तक सिर्फ इसलिए हार रहे थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये खेल खेला कैसे जाता है। मतलब वे मैदान में तो थे, लेकिन नियम दूसरे पक्ष ने बनाए थे। जब आप नियम समझ जाते हैं ना, तो अचानक से वो खेल बराबरी का हो जाता है, मैदान सबके लिए समतल हो जाता है। बहुत सही कहा। और रवि खुद इसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए वे इस दर्द को, इस अकेलेपन को बहुत करीब से समझते हैं। उनका विजन ये नहीं है कि रातों रात पूरे सरकारी ढांचे को उखाड़ फेंका जाए, वो तो एक बहुत ही अव्यवहारिक सोच होगी। हाँ, वो तो मुमकिन भी नहीं है। उनका असली लक्ष्य है ग्रामीण युवाओं को एक ऐसा मानसिक कवच पहनाना जिससे वे जब भी किसी बोर्डरूम में जाएं, किसी बड़े इंटरव्यू में बैठें या किसी सरकारी अधिकारी के सामने खड़े हों, तो उन्हें कोई भी कमतर महसूस न करा सके। वाकई ये एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत सोच है। रवि के दस्तावेजों में एक पंक्ति थी जिसने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। उसमें लिखा था, प्रतिभा सार्वभौमिक है, अवसर नहीं। मतलब टैलेंट हर जगह है, लेकिन सिस्टम सिर्फ उन्हें अवसर देता है जो सिस्टम की भाषा बोलना जानते हैं। और मनोविज्ञान का सही इस्तेमाल वही है जो इस अवसर की खाई को पाटने का काम करे। देखिए, अथॉरिटी बायस जैसी चीजें हमेशा रहेंगी। बड़े ढांचे हमेशा आम आदमी को डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर किसी इंसान के पास सही मनोवैज्ञानिक टूल्स हों तो वो इस लड़ाई को बहुत ही गरिमा और सफलता के साथ लड़ सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेट कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिस्टम चाहे कितना भी बड़ा और उदासीन क्यों ना हो, वो अजेय नहीं है। हमने आज देखा कि कैसे सिस्टम हमें इंसान के बजाय बस एक डेस्क का टास्क समझता है, लेकिन हमने ये भी समझा कि अगर हम रोने धोने या गुस्सा करने के बजाय शांत मुखरता का रास्ता अपनाएं तो उसी सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा सकता है। एकदम सही। आई स्टेटमेंट जैसी तकनीकें और कम्युनिटी का सपोर्ट इंसान को वो ताकत देते हैं कि वो बिना आक्रामक हुए भी अपनी बात मनवा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान अब सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज या शहरों तक सीमित नहीं है। मिशन ग्रामीण आत्मविश्वास के जरिए इसे उस जमीन तक ले जाया जा रहा है जहां इसकी सबसे ज्यादा दरकार है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो इस पूरी बातचीत के दौरान मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा बेचैन भी करता है और उम्मीद भी जगाता है। सोचिए, अगर पूरी की पूरी एक पीढ़ी, खासकर वे लोग जिन्हें हमेशा हाशिए पर रखा गया है, जिन्हें हमेशा सिर्फ डरना सिखाया गया है, अगर वे गुस्से, निराशा और उस विक्टिम माइंडसेट को छोड़कर इस तरह की शांत मुखरता
और तार्किक सवालों के साथ सामने आ जाएं तो क्या होगा? ये तो एक क्रांति होगी। बिल्कुल। समाज में सत्ता और अधिकार के वे पुराने ढांचे जो अब तक सिर्फ लोगों के डर और अज्ञानता पर टिके हुए थे, जब अचानक उन्हें हर दिन ऐसे शांत, तार्किक और निडर लोगों का सामना करना पड़ेगा, तो क्या वे टूटकर बिखर जाएंगे या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें खुद को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए और जिसका जवाब शायद आने वाले कुछ सालों में ये नई जागरूक पीढ़ी ही देगी। तो आज की इस गहन चर्चा में बस